नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे नए प्रश्नों पर। हम इस पटल पर काफी लंबे समय से प्रश्नों पर चर्चा करते आ रहे हैं। करीब 2 से 2,500 प्रश्न के आसपास हो चुके हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो चुके हैं। और ऐसे में हमने काफी सारे प्रश्नों पर चर्चा की है, जिसे आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें ताकि टीम द्वारा की जा रही मेहनत निश्चय ही लाभदायक हो सके और मनोबल भी बढ़े। तो आइए आज हम चलते हैं नए प्रश्नों की ओर। यहां पर आपको जो पहला प्रश्न दिया गया था, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो ऐसे में जो इसका सही उत्तर है वह यहां पर टिक है, वही है एतमादुल्ला का मकबरा। यही उत्तर सही उत्तर है और आपको यही करना था। यदि हम एतमादुल्ला के मकबरे के बारे में बात करें तो आपको ये जानना चाहिए कि एतमादुल्ला का मकबरा जो है वह वर्तमान में आगरा में स्थित है, अर्थात कि आगरा में बना हुआ है। और यहां पर देख सकते हैं एतमादुल्ला का मकबरा, जो कि आगरा में स्थित है और जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया है, जिनका नाम था, नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग, जो कि वजीर थे और जिन्हें एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान की गई थी लगभग 7 वर्ष में। मतलब कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो 7 वर्ष बाद इसका निर्माण पूरा हुआ था, ऐसा माना जाता है। और एक बात यह भी है कि नूरजहां इसे चांदी का बनवाना चाहती थी, लेकिन उसकी सखी ने उसे समझाया और उन्होंने विचार बदल दिया और यह सफेद संगमरमर का बनाया गया। इस मकबरे में मिर्जा ग्यास बेग और साथ में उनकी बेगम अस्मत बेगम की कब्र है और यहां पर ताजमहल से मिलते जुलते बाग, पेटा ड्यूरा पच्चीकारी आदि देखने को मिलते हैं। और यह भी ध्यान रखने की बात है कि यहां पर सर्वप्रथम पिट्टा ड्यूरा तकनीक, अर्थात कि पत्थर पर जवाहर जड़ने का जो काम होता है वह देखने को मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? शिखर, गर्भगृह, गोपुरा और प्रदक्षिणा। मित्रों, आप इसे हल करते समय साथ में उत्तर देते रहेंगे तो ऐसे में बहुत अच्छा होगा। प्रश्न जो है एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने मकबरा आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? शिखर, गर्भगृह, गोपुरा और प्रदक्षिणा। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही उत्तर तो है गोपुरा। लेकिन क्यों? तो हम जब भारतीय मंदिर वास्तुकला की बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला लगभग एक जैसी है, लेकिन बाद में क्रमशः उसमें बदलाव आता गया और भारत में 3 प्रकार की शैलियों का विकास देखने को मिलता है, जिसे हम नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के नाम से
जानते हैं। यदि हम नागर शैली की बात करते हैं तो ऐसे में पाल शैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली और सोलंकी उपशैली की बात आती है। तो वहीं द्रविड़ शैली के अंतर्गत पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर और नायक उपशैली सामने आती है। बेसर शैली के अंतर्गत राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होलसेल जो शैली है वह सामने आती है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के मंदिर में, तो वहां की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियों का यहाँ पर उल्लेख किया है उसमें से नागर शैली का जो है वह निर्माण हुआ है वह उत्तर भारत में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो मंदिर बने हैं नगर में होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है और ये 8 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें मूल, गर्भगृह, जंगा, कपोत, शिखर, गल, आमलक, कुंभ अर्थात की कलश आदि देखने को मिलते हैं। इसमें प्रदक्षिणा पथ भी आ गया। लेकिन यदि हम दक्षिणी शैली अर्थात की द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो वहां पर चहारदीवारी, गोपुरम और इसके अलावा वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, रथ और इसके अलावा शिखर, मंडप, प्रांगण और अष्टकोण मंदिर की संरचना को देख सकते हैं। तो ये जो बात है वह देखे तो ऐसे में उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में गोपुरम के निर्माण का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से किसे काला पेगोड़ा कहा जाता है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, सूर्य मंदिर कोणार्क, भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी और मीनाक्षी मंदिर मदुरई। तो ऐसे में यहां पर इसका जो सही जवाब होगा वह है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। तो ऐसे में अब यहां पर हम देखें कि पेगोड़ा क्या है। तो पेगोड़ा भगवान बुद्ध या किसी संत के अवशेष जो कि मंदिर जैसी आकृति लिए हुए होते हैं, जिन्हें आम तौर पर स्तूप कहा जाता है, उसी प्रकार के मंदिरों को पेगोड़ा भी कहते हैं। और जब इन आकृतियों की बात करते हैं तो ऐसे में यहां पर पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। पेगोड़ा को विश्व शांति स्तूप के रूप में भी जाना जाता है। पेगोड़ा को बौद्ध स्मारक समझना चाहिए और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शांति स्तूप बनाने का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है। जब ऐसे में इस प्रकार के पेगोड़ा बनाए जाते हैं तो इनका आकार अलग अलग तरीके का होता है, जैसे पिरामिड आकार के पेगोड़ा, इसके अतिरिक्त गुंबदीय आकार के पेगोड़ा, वर्गाकार पेगोड़ा, बहुभुजीय पेगोड़ा और गोलाकार पेगोड़ा जो स्तूप की तरह होते हैं, या हम कहें कि स्तूप ही है। तो इस प्रकार के पेगोड़ा देखने में आते हैं। और जहां यहां प्रश्न है ब्लैक पेगोड़ा का, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है, इसीलिए इसे काला पेगोड़ा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में सफेद पेगोड़ा के नाम से जगन्नाथ मंदिर जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है, उसे सफेद पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका कारण है यह सफेद रंग का बना हुआ है।
अगला है महाबलीपुरम के रोककट मंदिर और कांचीपुरम के मंदिर किन शासकों की उपलब्धियां है? तो इसका उत्तर था पल्लव मंदिर। जब हम महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के मंदिरों की बात करते हैं, मामल्लपुरम महाबलीपुरम बंदरगाह भी है, भारत के प्राचीन बंदरगाह शहर है, उसमें पल्लव वंश के अंतर्गत विभिन्न स्मारकों का निर्माण हुआ है, विभिन्न धरोहरों का निर्माण हुआ है। ऐसे में यूनेस्को ने 1984 में महाबलीपुरम को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी बताया है। यहाँ पर 5 रथ हैं, रोककट गुफाएं हैं और मंदिर है जो कि प्रमुख है। धर्मराज रथ, भीमरथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ ये करीब 7वीं शताब्दी के आसपास के बने हुए हैं, मतलब कि बहुत प्राचीन है। अगला प्रश्न है बनी ठनी किस चित्र शैली की से संबंधित है? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। जैसा कि मित्रों में पहले भी बता चुका हूं कई बार प्रश्न हल करते हुए, किशनगढ़ शैली जिसका संबंध बनी ठनी से है, राजा सावंत सिंह से है, निहाल चंद नामक चित्रकार से है। सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से भी जाना जाता था। निहाल चंद को मोर ध्वज, मयूर ध्वज, सूर्य ध्वज जैसी उपाधियां प्रदान की गई थी और निहाल चंद नामक कलाकार ने ही बनी ठनी चित्र का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो इसका जो श्रेय है वो अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है, जिन्होंने 1907 के आसपास इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया। अगला प्रश्न है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो अल्पना भारत के पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला है और ऐसे में मैंने पहले भी बताया कि मांडना, मेहंदी, रंगोली, सांझी जैसी अनेक जो कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके अलावा जो एक प्रचलित लोक कला मधुबनी, जिसके बारे में मैं काफी पेपरों में चर्चा कर चुका हूं। अगला है वन साम्राज्ञी किस चित्रकार की कृति है? तो ऐसे में वन साम्राज्ञी अवनींद्रनाथ ठाकुर की कृति है वन साम्राज्ञी। अगला प्रश्न है मंदिर के गर्भगृह के किस भाग को स्कंध कहा जाता है? तो मंदिर के जो दीवारों के ऊपरी भाग है जिसे स्कंध कहा जाता है, स्कंध या कंधा, गर्भगृह का ऊपरी भाग जिसे स्कंध कहा जाता है, गर्भगृह की दीवारों का ऊपरी भाग। तो हमें ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं हम केवल 20 प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको इतने सारे प्रश्नों के बारे में जानकारी हो रही है, यह आपके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न नीति शतक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है भर्तृहरि नीति शतक के लेखक है। पाणिनि का जो अर्थशास्त्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वह प्रसिद्ध है। इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य जो है वह प्रसिद्ध है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र प्रसिद्ध है, पंचतंत्र में कहानियां हैं। अगला है शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह मतलब कि शेरशाह सूरी। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, जिसे मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने डिजाइन किया था।
यह 16वीं सदी में बनी हुई भारत में लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई एक इमारत है जो वर्गाकार पत्थर के चबूतरे पर झील के केंद्र में खड़ी हुई है, जिसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी की याद में बिहार में बनाया गया यह मकबरा, जो कि शेरशाह के जो कालिंजर किले में आकस्मिक बारूद के विस्फोट में मृत्यु होने के बाद निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है, तो इसका उत्तर है बूंदी शैली, क्योंकि बीकानेर की मथेरन और उस्ता कला के बारे में हम लगातार पढ़ते रहे हैं। उसके अलावा बूंदी शैली जो कि पशु पक्षियों के लिए जानी जाती है, कोटा जो कि शिकार के लिए जानी जाती है, नाथद्वारा शैली जो कि पिछवाई के लिए जानी जाती है। इसके अलावा किशनगढ़ जो कि बनी ठनी के लिए जानी जाती है। हम इन पर नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। अगला प्रश्न है, मथेरन कला का संबंध है, तो मथेरन कला का संबंध बीकानेर से है। अब भी पिछले प्रश्न में जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं, मथेरन कला बीकानेर से संबंधित है। अगला, सही मेल करें, तो यहां पर जो विकल्प दिए गए थे हमको सारे ही भरने थे। तो हरे के साथ ताजगी, ये हरा ताजगी का है। लाल उत्तेजना का है, तो यहां पर लाल के लिए आ जाएगा उत्तेजना। पीला ऊर्जा का है, नीला शांति का है और अध्यात्म का है नारंगी। तो ये विविध रंगों के जो गुण हैं उनको यहां पर बताने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न, सही मेल करें, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग का इसमें से चयन करना था। ऐसे में यहां पर लाल, पीला और नीला ये तीनों प्राथमिक रंग है और बैंगनी, नारंगी और हरा द्वितीयक रंग है। दोस्तों, हम पहले भी बात करते रहे हैं और भली भांति जानते हैं कि जब वर्ण चक्र की बात करते हैं तो ऐसे में लाल, पीला और नीला यहाँ पर जो मध्य में रंग दे रखे हैं वह प्राथमिक रंग है। इसके अलावा जब पीले और नीले को मिलाने से हरा, नीले और लाल को मिलाने से बैंगनी और लाल और पीले को मिलाने से नारंगी रंग बनता है। मतलब कि जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। यह हमने पहले भी बात कही है, लेकिन जब इन्हें पुनः मिलाया जाता है तो हमें तृतीयक रंग प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न थे आपके लिए, निश्चय ही आपको पसंद आए होंगे। इसीलिए एक बार फिर से कि आप यहां पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें ताकि यहां टीम का मनोबल बढ़ सके, आपको भी मजा आ सके, आपके लिए एक कंपटीशन आ सके, आपके प्रश्नों के लिए कंपटीशन आ सके। तो ऐसे में आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।